स्वागत है। इतिहास में अक्सर हमें बड़ी बड़ी लड़ाइयों और विशाल साम्राज्यों की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन मुझे हमेशा उन कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी रही है जो इन बड़ी कहानियों के साये में पनपती हैं। छोटे लेकिन मजबूत संघर्षों की दास्तान। आज हम ऐसी ही एक कहानी के लिए झारखंड के घने जंगलों का रुख कर रहे हैं। हम बात करेंगे उस पहली बड़ी लड़ाई की जो अंग्रेजों के खिलाफ वहां की धरती पर लड़ी गई थी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे इस विद्रोह की जड़ तक ले जाते हैं। मुझे इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा खींचती है वो ये है कि ये विद्रोह आखिर शुरू कैसे हुआ। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोगों ने एक उभरते हुए साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठा लिए। इसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और आज हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इसने आने वाले दशकों में होने वाले कई और विद्रोहों की नींव रखी। ये कहानी हमें बताती है कि जब लोगों की जिंदगी, उनकी जमीन और उनकी पहचान पर हमला होता है तो वो चुप नहीं बैठते। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने एक पूरे इलाके को बगावत के लिए खड़ा कर दिया। स्रोतों में से 3 हिस्सों में बांटा गया: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सुनने में ये बड़े भारी शब्द लगते हैं, लेकिन असल में ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे थे। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दखलंदाजी की। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले इन आदिवासी इलाकों में शासन का अपना एक तरीका था। गांव के मुखिया होते थे, पारंपरिक पंचायतें होती थीं और लोग अपने फैसले खुद लेते थे। अंग्रेजों ने आते ही इस पूरी व्यवस्था को कमजोर करना शुरू कर दिया। वे अपने कानून थोप रहे थे, अपने अधिकारी भेज रहे थे। ये सिर्फ शासन बदलना नहीं था, ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था। उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था को मतलब गैर जरूरी बताया जा रहा था। और आज़ादी पर हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, शायद पेट पर हमला उससे भी ज्यादा महसूस हो रहा था। स्रोतों में आर्थिक शोषण का भी जिक्र है ना? हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा कारण था। आर्थिक शोषण कई परतों में हो रहा था। बाहर से साहूकार और महाजन आ गए थे जो भोले भाले आदिवासियों को कर्ज के ऐसे जाल में फंसाते थे जिससे निकलना नामुमकिन था। इसके ऊपर अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था लागू की। इसका सीधा मतलब था कि किसानों और जमींदारों को एक तय और बहुत ज्यादा टैक्स हर हाल में चुकाना पड़ता था, चाहे फसल हो या ना हो। यानी बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। इससे वे कर्ज के जाल में और गहरे फंसते जा रहे थे। और जो चीज ताबूत में आखिरी कील साबित हुई वो थे जंगल से जुड़े नए कानून। जंगल आदिवासियों के लिए सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं था, वो उनका घर था, उनकी जीविका, उनकी संस्कृति का आधार था। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए। अब वे अपनी ही जमीन पर मतलब बाहरी और लाचार महसूस करने लगे थे। तो हमारे पास राजनीतिक और आर्थिक कारण है, लेकिन क्या सिर्फ जमीन और पैसे की लड़ाई थी? स्रोत क्या बताते हैं? क्या लोगों की पहचान या संस्कृति पर भी कोई हमला हो रहा था जिसने आग में घी का काम किया? आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी पहचान ही खतरे में है तो प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। यही हो रहा था। ईसाई मिशनरी आ रहे थे, उनकी पारंपरिक मान्यताओं और धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी सामाजिक परंपराओं में दखल दिया जा रहा था। तो ये सिर्फ जमीन या पैसे की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अपने वजूद को बचाने की लड़ाई बन गई थी। ये तीनों वजहें, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, एक साथ मिलकर एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह थीं जो बस फटने को तैयार था। और वो ज्वालामुखी फटा। स्रोत के मुताबिक अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की और फिर सिंहभूम के रास्ते झारखंड में दाखिल हुए और यहीं से टकराव का मंच तैयार हुआ। इस पहली बड़ी बगावत को ढाल विद्रोह कहा जाता है। इसका नाम बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है ढाल राजा के नेतृत्व में पूरे ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। मतलब ये किसी भाड़े की सेना का नहीं, बल्कि आम लोगों का विद्रोह था। सही पकड़ा। इसकी शुरुआत होती है 1767 में। कैप्टन फर्ग्यूसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ढालभूम पहुंचती है और वहां के घाटशिला किले पर कब्जा कर लेती है। उन्होंने वहां के राजा को गिरफ्तार किया और मिदनापुर जेल भेज दिया। यह अंग्रेजों की आजमाई हुई रणनीति थी। स्थानीय राजा को हटाओ, अपनी हुकूमत चलाओ और फिर अपनी कठपुतली बिठा दो। स्रोतों में राजा के भतीजे जगन्याथ ढाल का जिक्र है।
अंग्रेजों ने उन्हें इस शर्त पर राजा बना दिया कि वो कंपनी को सालाना 5,500 रुपए का भारी भरकम लगान देंगे। हाँ, लेकिन अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया। जगन्नाथ ढाल वो लगान चुका नहीं पाए। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब अंग्रेजों ने लगान न मिलने पर दोबारा हमला करने का फैसला किया, तो यही जगन्नाथ ढाल, जिन्हें उन्होंने अपनी कठपुतली समझकर गद्दी पर बैठाया था, अपनी जनता के साथ मिलकर विद्रोह के नेता बन गए। उन्होंने पासा ही पलट दिया। ये तो कमाल की बात है। मतलब अंग्रेजों का बनाया राजा ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये संघर्ष पूरे 10 साल चला, 1767 से 1777 तक। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। और इन 10 सालों में अंग्रेजों ने इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने जगन्नाथ ढाल को हटाकर उनके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया, ये सोचकर कि शायद इससे विद्रोह थम जाएगा। उन्होंने अपने कई अनुभवी अफसरों को भेजा, लेकिन कोई भी इस विद्रोह को दबा नहीं पाया। जंगल और पहाड़ों का भूगोल विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजी सेना के तौर तरीके वहां पूरी तरह नाकाम हो रहे थे। देखिए, अंग्रेजी सेना खुले मैदान में लड़ने के लिए प्रशिक्षित थी, लेकिन ढालभूम के घने जंगल, अनजान रास्ते और ऊंची नीची पहाड़ियां उनके लिए एक भूल भुलैया की तरह थीं। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही इसी इलाके में पले बड़े थे। वे छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। वे अचानक हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। अंग्रेजी सेना समझ ही नहीं पाती थी कि दुश्मन कहाँ है और अगला हमला कहाँ से होगा। और इसमें स्थानीय लोगों का साथ तो रहा ही होगा। उनके बिना तो ये 10 साल तक चल ही नहीं सकता था ना। आम लोग विद्रोहियों को खाना देते, छिपने की जगह देते, अंग्रेजों की हरकतों की खबर देते। ये सिर्फ जगन्नाथ ढाल की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे ढालभूम की जनता की लड़ाई बन चुकी थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अपनी पूरी सैन्य ताकत के बावजूद 10 साल तक इस आग को बुझा नहीं पाए। तो 10 साल की इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत इसकी शुरुआत से भी ज्यादा दिलचस्प है। 10 साल तक लड़ने के बाद अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई थी, वे जगन्नाथ ढाल को सैन्य ताकत से नहीं हरा सकते। ये उनके लिए एक बड़ी हार थी। एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैला रही थी, वो झारखंड के एक छोटे से हिस्से में विद्रोह नहीं कुचल पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली? एक तरह से हाँ। 1777 में कंपनी सरकार ने वही किया जो उन्होंने 10 साल पहले नहीं करना चाहा था। उन्होंने जगन्नाथ ढाल को फिर से ढालभूम का राजा मान लिया। ये विद्रोहियों और वहां की जनता के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या ये एक पूरी तरह से जीत थी? एक दूसरे स्रोत में ये भी जिक्र है कि राजा बनने के बदले में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को टैक्स देना स्वीकार कर लिया। शुरुआत में ये रकम 2,000 रुपये सालाना थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 1780 तक 4,267 रुपये हो गई। हाँ, और यही इस नतीजे को जटिल बनाता है। ये एक समझौता था। ये सोचना कितना अजीब है कि 10 साल लड़ने के बाद नतीजा एक तरह का कॉम्प्रोमाइज था। ये आज के दौर की बातचीत जैसा लगता है, जहां कोई भी पूरी तरह से नहीं जीतता। जगन्नाथ ढाल को उनकी गद्दी वापस मिली, जनता को उनका राजा वापस मिला और विद्रोह खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने जो चाहा था वो भी हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी टैक्स प्रणाली उस इलाके में स्थापित कर दी थी। भले ही उन्हें स्थानीय राजा की ताकत को मानना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आर्थिक नियंत्रण की नींव रख दी थी। तो ये एक अधूरी जीत थी। और लंबे समय में इसका क्या असर हुआ? स्रोत बताते हैं कि आखिरकार 1800 के बाद ढालभूम को पूरी तरह सिंहभूम में मिला दिया गया। मतलब जो आज़ादी उन्होंने लड़ी थी वो धीरे धीरे खत्म हो ही गई। हाँ, लंबे समय में उपनिवेशवाद की ताकत जीत गई। ढाल विद्रोह उपनिवेशवाद के बढ़ते कदमों को हमेशा के लिए नहीं रोक सका, लेकिन फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता। इसका महत्व इस बात में है कि यह उस क्षेत्र का पहला संगठित और बड़ा विद्रोह था। इसने यह साबित कर दिया कि प्रतिरोध संभव है, कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है या कम से कम झुकाया जा सकता है। यहाँ एक और गहरी बात है। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। ये दिखाता है कि अंग्रेजों को शायद पहली बार ये समझ आया कि सैन्य जीत ही सब कुछ नहीं होती। झारखंड के जंगलों में लड़ने के लिए उन्हें स्थानीय सहयोग या कम से कम स्थानीय शासकों को शांत रखना जरूरी था। ये एक बड़ा सबक था जो उन्होंने शायद आगे कई विद्रोहों से निपटने में इस्तेमाल किया। बिल्कुल।
ढाल विद्रोह ने भविष्य के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। इसने झारखंड के दूसरे आदिवासी समुदायों को प्रेरित किया होगा। इसने दिखाया कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए तो एक बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। यह उस चिंगारी की तरह था जिसने आगे चलकर एक बड़ी आग को जन्म दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे राजनीतिक दखल, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक अपमान ने मिलकर झारखंड में विद्रोह की पहली बड़ी आग जलाई। हमने ढाल विद्रोह की कहानी को समझा, जिसमें एक राजा जिसे अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बनाना चाहा था, वही अपनी जनता का हीरो बन गया और एक दशक तक उन्हें टक्कर देता रहा। और हमने ये भी देखा कि इसका नतीजा कोई सीधी हार या जीत नहीं थी। ये एक जटिल समझौता था जिसने हमें सिखाया कि इतिहास हमेशा सफेद या काला नहीं होता है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता। इसमें प्रतिरोध की कहानियां भी उतनी ही मजबूती से मौजूद होती हैं, भले ही उनका अंत वैसा न हो जैसा हम चाहते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। और यही बात सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब किसी संघर्ष की पहली कहानी इतनी मजबूत हो, तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बन जाती है? इस पहले विद्रोह के तरीकों, इसकी 10 साल की लंबी लड़ाई और इसकी अधूरी जीत ने झारखंड के इतिहास में बाद में हुए बिरसा मुंडा जैसे अनगिनत अन्य आदिवासी विद्रोहों की रणनीति, उनके हौसले और उनके स्वरूप को किस तरह से प्रभावित